हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 16 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एयर इंडिया का। देखो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एयर इंडिया को टाटास ने खरीद लिया है, तो इसलिए उसके नए चेयरमैन जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन को याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि जो बंदे को अपॉइंट किया है वो टाटा सन्स के बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। तो इसका मतलब आंसर क्लियर है यहां से, नटराजन चंद्रशेखरन। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। आप एन चंद्रशेखरन याद रख सकते हैं, नटराजन चंद्रशेखरन याद रख सकते हैं, आप उनका चेहरा देख सकते हैं। और करंटली ये चेयरमैन हैं टाटा सन्स के, ये भी आपने याद रखना है, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। उन्हीं को चेयरमैन बनाया गया है एयर इंडिया का। और इन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था 2016 में, और 2017 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन लगाए गए थे। और रिसेंटली इनका टाइम पीरियड भी जो है वो एक्सटेंड किया गया है। लेकिन एक चीज़ अपने एयर इंडिया के बारे में रिसेंटली जो हमने की थी, जो कि फरवरी के महीने में हमने किया था, कि इनके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो कौन किए गए हैं। वो एक पर्सन है, कौन है, जिनका नाम है आयलकर। याद रखना है, आयलकर आयासी। लेकिन ये टर्किश एयरलाइंस के आप कह सकते हो फॉर्मर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इनको एयर इंडिया ने अनाउंस किया था कि ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे, और ये अपना कार्यभार अप्रैल से संभालेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि रिसेंटली मार्च के स्टार्टिंग में इस बंदे ने मना कर दिया। वो कहता कि मैं एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नहीं रहूंगा, मतलब मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा। तो अब देखो एमडी और सीईओ किसको लगाया जाएगा वो तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि जिस पर्सन को पहले अपॉइंट किया गया था उन्होंने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो भी आप याद रखें। जी अशोक कुमार का आप नाम देख रहे हो, ये डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। वीएस पठानिया जी, ये 24th डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखोगे। एम जगदेश कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये चेयरमैन लगाए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको याद जरूर रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसका नाम था आईएफआर एशिया अवार्ड 2021। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि कौन सा है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को, जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसको एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है अवार्ड। और ये आईएफआर एशिया की तरफ से दिया गया है, मतलब ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो आईएफआर एशिया अवार्ड्स के नाम से जानी जाती है। तो इनको ये अवार्ड जो है वो इनकी अलग अलग जगह पे कवरेज, हर क्षेत्र को कवर करने के लिए, और इनकी एक्सपर्टीज के लिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ताकि मैक्सिमम लोगों को एशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट चांसेस मिले, इसके लिए ये अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। लेकिन अगर आपको पूछ लें बैंकर ऑफ द ईयर, एशियन बैंक ऑफ द ईयर नहीं, आपको पूछा जाए बैंक ऑफ द ईयर, तब आंसर आपके पास क्या होगा, मॉर्गन स्टैनले बैंक। ये भी आपने याद रखना है। इश्यूअर ऑफ द ईयर, इश्यूअर ऑफ द ईयर मतलब जेएसडब्ल्यू ग्रुप को दिया गया है, मतलब जो अलग अलग पोर्टफोलियोज इशू करते हैं उसमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। तो इश्यूअर ऑफ द ईयर जेएसडब्ल्यू ग्रुप, बैंकर ऑफ द ईयर मॉर्गन स्टैनले, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे एशियन बैंक ऑफ द ईयर, वो अवार्ड किसको मिला है, एक्सिस बैंक को। और ये आईएफआर जो एशिया है बेसिकली एक हांगकांग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके नाम से इसको चलाया जाता है। और आपने एक बात और याद रखनी है एक्सिस बैंक के बारे में, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। और टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, बेसिकली एक क्वेश्चन पेंडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कौन सी स्टेट ने इंडिया का पहला वाटर डाटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, इक्वेरियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नाम पूछा जा सकता है, अपने नाम याद रखना है। ये पहला ऐसा डिजिटल वाटर डाटा बैंक होगा जिसमें वाटर से रिलेटेड जो भी डाटा है वो स्टोर किया जाएगा, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन से आया हुआ है, चाहे वो कोई आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ, सारा डाटा एक जगह पे रख लिया जाएगा। और ये लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा।
तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं कर्नाटका के CN अश्वथ जी, उन्होंने ये पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, एक्वेरियम। और ये कंपनी है जिसका नाम है एक्वाक्राफ्ट डिजिटल वेंचर, जो इस पूरे जो डाटा बैंक है उसको संभालेगी, जिसका नाम क्या है, एक्वेरियम। और इस डिजिटल वाटर डाटा बैंक के अंदर जो है वो पूरा का पूरा वाटर डाटा होगा, जो कि सारी इंस्टीट्यूशंस के पास है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जहां पे भी वाटर डाटा है वो सारा का सारा इकट्ठा किया जाएगा। वो ओशन से रिलेटेड है, वो रिवर से रिलेटेड है, या कुछ भी है। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने कल को पानी के बारे में कुछ पॉलिसी बनानी है, कुछ मैनेजमेंट का कुछ हमने करना है, लाइक हम कोई पोल्यूशन को लेके कुछ करना चाहते हैं, उसको सुधारना है, ठीक करना है, हमने पानी की समस्या को दूर करना है, उसको बचा के रखना है, तो सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। उनसे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो डाटा बैंक है ये हमें एक ऐसी जानकारी देगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, खास करके पानी से रिलेटेड, तो पानी के पोल्यूशन को हम उसमें कम कर सकते हैं। और एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर जो है वो लाइक अलग अलग लोगों को भी ये कह रहा है कि अगर आपके पास आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पानी से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो आपको भी एक सहयोग करने का मौका दे रही है। तो वो कहते हैं कि हम वाटर एंटरप्रेन्योर्स, वाटर बिजनेसमैन जो हैं वो बनाएंगे, अगर आप वाटर को पॉजिटिव बनाने में हमारी हेल्प करोगे। तो वाटर पॉजिटिव बनाना है देश को 2030 तक, मतलब हमने वाटर पोल्यूशन को खत्म करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे हम बात करें कर्नाटका स्टेट की, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बसवराज बोमई जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत जी। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 नेशनल पार्क, एक तो अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, एक आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, बहुत ही फेमस, बानेरगट्टा नेशनल पार्क मिल जाएगा, और भी बहुत से हैं लेकिन ये 3 बहुत फेमस है। अदरवाइज आप कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी याद रख सकते हो, नगरहोल नेशनल पार्क भी याद रख सकते हो, काली टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, दांधेली टाइगर रिजर्व है, और भी बहुत से, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक कितना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। ये आपने बताना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर इंडिया ने कौन सा रैंक हासिल किया है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये डाटा किसकी तरफ से दिया गया है। तो ये डाटा दिया गया है ब्लूम्सबर्ग की तरफ से, और इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5th नंबर पे है। याद रखना है 5th नंबर पे है। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर पूरे वर्ल्ड की हम देखें तो उसमें इंडिया 5th नंबर पे, और कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, $3.21 ट्रिलियन। ये आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डाटा ब्लूमबर्ग्स की रीसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन रिपोर्ट के अंदर जो है वो दिया गया, और पहली बार हुआ है कि इंडिया 5 टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। और इंडिया की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.21 ट्रिलियन है। पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों वो $109 ट्रिलियन है। उसमें इंडिया का हिस्सा जो है वो $3.21 ट्रिलियन है, जिसमें टॉप स्थान रखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए $47 ट्रिलियन। ऑलमोस्ट मैं आपको फिगर्स बता देता हूं, आपने याद नहीं रखना। $47 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 109 ट्रिलियन में से। और सेकंड स्थान जो है वो चाइना का है, जिसका ऑलमोस्ट $11 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तीसरा जापान का है दोस्तों, $6 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और फिर आता है हांगकांग, हांगकांग की जो है वो ऑलमोस्ट 5.5 या $5.5 ट्रिलियन जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इंडिया का स्थान 5वां है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर कुछ स्मार्ट प्ले करेगा, वो पूछेगा आपको कि इंडिया ने किसको पछाड़ा है। तो आपने याद रखना है यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अब कौन सी पोजीशन पे आ गया है, 6th नंबर पे आ गया है। ये आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसको अपॉइंट किया गया है होल टाइम मेंबर सेबी का। फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। और रिसेंटली ये बनाया गया अश्विनी भाटिया को। कौन है अश्विनी भाटिया? अश्विनी भाटिया जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, एसबीआई के। एसबीआई का जो कॉर्पोरेट बैंकिंग और ग्लोबल मार्केट ग्रुप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम मेंबर सेबी का। इनका टाइम पीरियड जो है वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई का खत्म होने वाला है, तो उसके बाद ये फुल टाइम मेंबर बन जाएंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो अगस्त 2020 में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था एसबीआई का, और ये सुपर एनुएट हो जाएंगे 31 मई 2022 को, मतलब रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये सेबी के फुल टाइम मेंबर बने रहेंगे। और साथ ही साथ ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो एसबीआई से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, लेकिन अब सेबी के अंदर जो है वो अपनी जगह बनाएंगे एज ए मेंबर। और आपने याद रखना है सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन मधाबीपुरी। याद रखोगे, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प कुमार जोशी का नाम देख रहे हो, ये नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, HPCL के। डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। विजय पॉल शर्मा को चेयरमैन बनाया गया दोस्तों एक कमीशन का, जिसका नाम है CACP। इसका मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है MSP को डिसाइड करने के अंदर। तो याद रखोगे ये सारी चीज़ें, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मैंने बताई हैं, तो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इंडस्ट्री का मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर पहला डिजिटल ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्षेत्र में प्रोवाइड किया है, ताकि लोग बैंक के साथ जो है वो जुड़ सकें। और ये उस बैंक की, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन की मदद से जो है वो लोग वहाँ पे उस बैंक के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगी, वो अपने अकाउंट वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर यहाँ से क्लियर है, C होगा। तो आप देख सकते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन से जो है वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग की जा सकती है, खास करके रूरल एरियाज में ये अपनी छाप छोड़ेगा। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है असिस्टेड एप्लीकेशन। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप अपने मोबाइल नंबर्स को एप्लीकेशन के ऊपर ही अपग्रेड कर सकते हो, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को वहीं पे देख सकते हो, और ये एक पेपरलेस और सिक्योर्ड मैनर है, जो कि एप्लीकेशन की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस कस्टमर्स ने हर 6 महीने के बाद जो है वो अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे अपडेट करना है, ताकि बैंक के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन हो आपके अकॉर्डिंग, और आपके पास इंफॉर्मेशन हो जो बैंक ने आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो सही दिशा में जाए, मतलब सही फ़ोन नंबर पे जाए। इसलिए इसको 6 महीने बाद जो है वो अपडेट करना ज़रूरी है। अगर नहीं भी कर सकते तो बैंक की ब्रांच में जाके भी उसको अपडेट करवा सकते हो। तो ये OTP बेस्ड और बायोमेट्रिक अथेंटिफिकेशन होगी। इसमें जो है वो OTP आएगा आपके मोबाइल के नंबर पे, और बायोमेट्रिक अथेंटिफिकेशन होगी, जिसके बाद जो है वो आप डिजिटल जो है वो सारी चीज़ें बैंक की कर सकते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एप्लीकेशन है वो याद रखना है, उसको कहते हैं असिस्टेड एप्लीकेशन। असिस्टेड नाम है, उसका पूरा नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक असिस्टेड। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखें, MD और CEO जो है वो इत्रा देविस हैं, इत्रा देविस। और टैगलाइन है बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने एक MOU साइन किया है, कौन सी कंट्री के साथ, ताकि 2 लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो वहां पे बनाए जा सके, ताकि पावर जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है वो दूर की जा सके उस कंट्री के नदर्न एरियाज के अंदर। और ये कंपनी है अदानी ग्रुप, और कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। तो आंसर क्या होगा यहाँ से? D होगा। तो अदानी ग्रुप ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, ताकि 2 लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स बना सके नदर्न एरिया में। एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा मन्नार के एरिया में, जो कि नदर्न वेस्टर्न कोस्ट के अंदर है, और एक बनाया जाएगा पुनरियन के अंदर, जो कि जाफना पेनिनसुला के अंदर आता है। और दोनों को मिला के जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी वो 500 मेगावाट की होगी, और इसमें टोटल खर्चा आएगा $500 मिलियन का। और ये बहुत बड़ा है श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लाइक 2000 मेगावाट जो है वो उनकी डिमांड है दिल्ली की। लेकिन वो अब सिनेरियो वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे फ्यूल की प्रॉब्लम है, वहाँ पे पावर शॉर्टेज है, जिसके कारण लोग जो हैं वो परेशान हैं, कट्स लग रहे हैं वहाँ पे बिजली के, लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा वहाँ के लोगों को, या वहाँ की जो पावर की कमी है उसको दूर करने के लिए। तो वहाँ पे जो हमारा है एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और एक वहाँ की है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। तो दोनों ने मिलके जो है एक टाई अप और भी किया था कि वो 100 मेगावाट का एक वहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सामपुर श्रीलंका के अंदर। तो ये भी जो है कुछ हद तक डिमांड जो है वो पूरी करेगा। ये NTPC ऑलरेडी वहाँ पे कर रहा है। और 2021 में भी अदानी ग्रुप को एक जो है वो प्रोजेक्ट मिला था, वहाँ पे एक टर्मिनल प्रोजेक्ट, मतलब एक पोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो मिला था कोलंबो श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करें श्रीलंका की, जरूर याद रखेंगे 2 पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं अदानी ग्रुप की तरफ से वहाँ पे। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है, और एक है श्री जयवर्धने कोटे, और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंपनी के साथ, सासमोस कंपनी के साथ, ताकि दोनों मिलके एरोस्पेस डोमेन के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर सके, दोनों अपनी नॉलेज को शेयर करके एरोस्पेस इंडस्ट्री को बेहतर बना सके, और जो हमारा टारगेट है मेक इन इंडिया का या सेल्फ रिलायंट भारत का, वो हम सक्षम कर सकें। तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? B होगा। और जो सासमोस है वो दोस्तों एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जो कि दोनों मिलके HAL और ये सासमोस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, और फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, जो कि डिफेंस के साथ या एरोस्पेस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बेहतर किया जा सके।
तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी या स्टार्टअप जिसको कहते हैं सासमोस, दोनों ने मिलकर एरोस्पेस इंडस्ट्री को बेहतर बनाना है। तो एमओयू जो है एक बिजनेस कॉर्पोरेशन है खास करके नदर्न इंडिया के अंदर, ताकि दोनों एक दूसरे की कैपेसिटी का भरपूर फायदा उठा सकें। और ये टाई अप जो है वो खास करके फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर जो है एरोस्पेस डोमेन को बेहतर किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने एक टारगेट सेट किया है कि हम पूरी स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले आएंगे। अपने बजट के अंदर उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 23 का 2022-23 का जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसमें ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के रहेंगे स्टेट को, और वो स्टेट है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और महाराष्ट्र का रिसेंटली बजट उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अजीत पवार जी, उन्होंने ये पेश किया और उन्होंने स्पेशली ये कहा कि हमारा ये एक पूरा का पूरा टारगेट है कि हम पूरी स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र का बजट जो है वो दिया गया। और महाराष्ट्र ऐसी भी पहली स्टेट बन गई है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आई है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आने वाली पहली स्टेट महाराष्ट्र है। और जो स्टेट बजट है उसमें 1,15,000 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशली पंचसूत्री प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। पंचसूत्री का मतलब है 5 फोकस एरियाज। कौन कौन से 5 फोकस एरिया? एग्रीकल्चर, हेल्थ है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स है, बेहतर से बेहतर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्ट आपके पास, इंडस्ट्री है। इन 5 चीजों को स्पेशली 1,15,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है वो इन 5 प्रोग्राम्स को आने वाले 3 साल के अंदर टोटल 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे। 1,15,000 करोड़ इस बजट में मिल गए, टोटल 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे इन चारों सेक्टर्स के लिए। और ये भी याद रखना है कि इंडिया का पहला इंद्रायणी मेडिसिटी जो है वो पुणे रूरल एरिया में बनाया जा रहा है। इंद्रायणी मेडिसिटी जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के तौर पे इसको बनाया जाएगा। खास करके इसमें अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। ये 300 एकड़ लैंड के ऊपर बनाया जाएगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और इसके अंदर 24 अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। हर एक हॉस्पिटल एक अलग डिपार्टमेंट को जो है वो डेडिकेट किया जाएगा। और 100 करोड़ रुपया एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है जो कि कलिना यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा। और साथ में आप ये भी जान सकते हो कि ये भारत रत्न लता मंगेशकर जी जिनका रिसेंटली देहांत हुआ उनकी याद में इसको बनाया जा रहा है। और एक छत्रपति संभाजी महाराज अवार्ड भी जो है वो स्टार्ट किया गया 2022 से। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी करके मतलब इसको पढ़ना ज़रूर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी याद रखनी है, पहली स्टेट महाराष्ट्र है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट करने वाले भी पहली स्टेट महाराष्ट्र है। गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी जी। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पे आपको बहुत से नेशनल पार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क जिसको हम बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहीं पे आपको मिलेगा गुगामल नेशनल पार्क, यहीं पे आपको चंदोली नेशनल पार्क मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, नवे गांव नेशनल पार्क मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आईसीसी बैंक ने किसके साथ मिलके ये कहा है कि हम उनके लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो निकालेंगे, और ये कंपनी है एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स। तो स्काईवॉर्ड्स एमिरेट्स के लिए जो है वो आईसीआईसी बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड निकालेगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स। एमिरेट जो स्काईवॉर्ड है एक लॉयल्टी प्रोग्राम है एमिरेट्स ग्रुप का और साथ में फ्लाई दुबई का। तो ये आप याद रख सकते हो। और ये क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा? एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। तो सिर्फ आपने क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखना है। और जब भी हम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड निकालते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जब आप कुछ खर्चा करोगे उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कहा जाएगा स्काईवॉर्ड्स माइल्स, जब भी आप ट्रैवलिंग, लाइफस्टाइल या कहीं पे भी आप इस पैसे को खर्च कर रहे हो। और 100 रुपये खर्च करने पे आपको 2.5 स्काईवॉर्ड्स माइल्स मिलेंगे जिसको आप आने वाले टाइम पीरियड के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो लग्जरी और कंफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए ये टाई अप जो है वो किया गया है। और आईसीआईसी बैंक ऐसा पहला बैंक है जो एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स के साथ टाई अप कर रहा है और अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स निकाल रहा है। और आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने फर्स्ट ग्रैंडी साची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जो है वो जीता है? तो ये नाम थोड़ा सा आपने याद रखना है, डिफिकल्ट है। ग्रैंडी स्कैची
कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन, लेकिन आप इसको कैटोलिका ओपन के नाम से भी याद रख सकते हो। कैटोलिका एक जगह है इटली के अंदर जहां पे ये टूर्नामेंट हुआ और इसको जीता है एसएल नारायणन ने। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ये 24 साल के चेस प्लेयर हैं और इन्होंने कैटोलिका ओपन जो है वो जीत लिया है। ये एक 9 राउंड का स्विस ओपन टूर्नामेंट है जो कि 1 से लेकर 8 मार्च के बीच में खेला गया कैटोलिका इटली के अंदर। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं एसएल नारायणन? ये केरला से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ग्रैंडी स्केची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जो है वो इटालियन स्प्रिंग चेस टूर का एक हिस्सा है और इसमें आर परागनंदा जो हैं वो तमिलनाडु के रनर अप रहे और मतलब सेकंड पोजीशन पे जो है ये प्लेयर रहे। और ये रिसेंटली बहुत ही फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, इसीलिए इनका नाम जो है वो ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाए, इस टूर्नामेंट में एसएल नारायणन जीते हैं। अगला आते हैं दोस्तों, ये पिक्चर से करोगे आप कैप्टिव एम्प्लॉयर। कैप्टिव एम्प्लॉयर के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है ताकि रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो सके। कैसे होंगी? अगर रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनको आगे जॉब जो है वो मिल सकती है। तो कैप्टिव एम्प्लॉयर इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया और वहीं इसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि डिमांड बेस्ड स्किलिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा, मतलब जिस स्किल की डिमांड है वही चीज़ जो है वो रूरल यूथ को सिखाई जाएगी, खास करके वो स्किल जो इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वही स्किल जो है वो इनको सिखाई जाएगी। तो एक तरह का फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव है जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को आगे बढ़ाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करके युवाओं को नौकरी दिलाना है। तो इसके अंदर होगा क्या कि जो हमारा कैप्टिव एम्प्लॉयर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, वो कैंडिडेट्स को आगे स्किल्स प्रोवाइड करेगा और उनको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा कम से कम 6 महीने की। और इसमें रूरल यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करके और काम भी जो है वो वन ऑफ दी उन्हीं की फैक्ट्री में जो है वो दिया जाएगा, जब उन्हीं की कोई कंपनी में दिया जाएगा, जब उनकी सहायक कंपनी में उनको कोई ना कोई काम जो है वो दिया जाएगा क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ट्रेनीज को अलग जगह पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके स्टेट्स की मदद से जो है वो ट्रेन करके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी दूर किया जाएगा। और यही इनिशिएटिव है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का, जिसको 2014 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है जो 15 साल से लेकर 35 साल के युवा हैं, खास करके जो 20 से लेकर 35 के बीच में हैं, उनके लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट किया जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके उनको इस तरह का काम दिया जा सके ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके, अपने परिवार का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठा सके। तो एक तरह से ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से फंड जो है वो किया जा रहा है। ये अभी 27 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो चल रहा है। तो इसलिए याद रखना है सिंपल, कैप्टिव एम्प्लॉयर आपको पूछा जा सकता है क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको स्किल्स प्रोवाइड करी जाएगी इंडस्ट्री की तरफ से ताकि आपको एक अच्छा काम जो है वो मिल सके। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी और बीएनपी परिवास एसेट मैनेजमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है ताकि वो दोनों कंपनीज को आपस में मर्ज कर लें और एक कंपनी बना दें, मतलब दो कंपनीज अब मर्ज हो जाएंगी म्यूचुअल फंड की, वो एक बन जाएंगी। और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट और दूसरी कंपनी है बीएनपी परिवास। अब इनका जुड़ने के बाद नाम क्या हो जाएगा? जुड़ने के बाद नाम हो जाएगा बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड। तो ये याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ज्वाइंट वेंचर बन चुका है, देख सकते हो आप नाम बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड। इसमें बड़ौदा का शेयर जो है वो ज़्यादा रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर इसमें 50.1% रहेगा और बीएनपी परिवास का जो बाकी बचा हुआ है वो रहेगा। और इन्होंने अपने नए सीईओ अपॉइंट कर दिए इस पूरे ग्रुप के, वो अपॉइंट किए हैं सुरेश सोनी, ये आप याद रख सकते हो। सुरेश सोनी को अपॉइंट किया गया नया सीईओ इस ज्वाइंट वेंचर का। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन था टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, उनको ही अपॉइंट कर दिया है चेयरमैन एयर इंडिया का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं कौन सी स्कीम के लिए? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेट, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर डेट है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया और देके इस स्कीम को 1 साल और बढ़ा दिया। ये स्कीम 2020 में स्टार्ट की गई थी जब कोविड बेसिकली था, तो उस टाइम पे बहुत सी एमएसएमई जो है वो पीछे चली गई, डेट आ गया उनके ऊपर,
तो सरकार ने कुछ फंडिंग दी ताकि उनको डेट जो है वो उनका जो है वो रिलीव किया जा सके, वो डेट जो है वो बैंक्स तक पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए इस स्कीम को फिर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया था, अब 2022 तक एक्सटेंडेड था, लेकिन अब ये 2023 तक कर दिया गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 20,000 करोड़ आपने यहाँ पे याद रखना है। एक ई बुक लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी। बुक का नाम है एम्पावरिंग सिटीजन्स पावरिंग इंडिया। इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, लैंड गवर्नेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सरकार लैंड के जो रिकॉर्ड्स है वो डिजिटाइज कर रही है, किस तरह से आपको फायदा जो है वो इसका मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 13 मेजर रिवर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करने के लिए, फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, उसमें उसका लाभ उठाने के लिए 13 रिवर्स को रिजेवनेट मतलब उसको एक नए सिरे से जो है वो तैयार करना स्टार्ट किया है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज, ऑलमोस्ट 200 के आसपास ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं और 13 मेजर रिवर्स हैं। तो इसमें सरकार जो है वो टोटल 20,000 करोड़ रुपए जो वो खर्च कर रही है। तो आने वाले 10 या 20 साल के अंदर जो है वो ग्रीन कवर को बढ़ाया जाएगा, पेड़ पौधों का जो हिस्सा है वो बढ़ाया जाएगा, इन नदियों का पानी यूज किया जाएगा। तो ग्रीन इंडिया बनाने का जो है वो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। वन भागीदारी जन भागीदारी, इस इनिशिएटिव के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। नो स्मोकिंग डे जो है वो 9 मार्च को मनाया गया, लेकिन हर साल ये 9 मार्च को नहीं मनाया जाता, याद रखना है ये हर साल सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है मार्च के महीने में, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके कि किस तरह से टबैको आपकी सेहत को खराब कर सकता है। और इसका थीम है क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। क्विटिंग स्मोकिंग, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ते हो या स्मोकिंग करना छोड़ते हो तो ये स्ट्रेसफुल नहीं है। तो ये आपको संदेश जो है वो दिया जा रहा है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022 में 15 मार्च को मनाया गया। हर साल ही 15 मार्च को मनाया जाता है। लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि आपके कोई भी चीज़ को खरीदते हुए क्या राइट्स हैं और क्या नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में लोगों को करवाई जाती हैं। और साथ में इस दिन के अंदर ये भी बताया जाता है कि जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे किसी कास्ट से हैं, किसी से भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनके राइट्स जो हैं वो बराबर हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना जो है वो ज़रूरी है। तो कंज्यूमर राइट्स को जो है वो आगे बढ़ाता है, ये दिन लोगों को अवेयर करता है। और जो मार्केट अब्यूसेस हैं, लाइक जो गलत प्लेयर बैठे हुए हैं मार्केट में, जो आपके साथ गलत करते हैं, कोई चीज़ देने के बहाने आपको कोई गलत चीज़ दे जाते हैं, कोई चीज़ उसमें अच्छी नहीं डाली हुई है लेकिन फिर भी वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो उससे बचने के लिए राइट्स जो है वो दिए गए हैं। और इसका थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, तो अगर ऑनलाइन खरीदी जाती हैं तो उसमें फ्रॉड केसेस जो है वो बहुत सामने आए हैं। तो कंज्यूमर की तरफ से जो डिजिटल फाइनेंस में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जा सके, उसके लिए आपके पास क्या राइट्स हैं, उसके लिए अवेयर करने के लिए थीम जो है वो रखा गया है। अभी आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 15 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो शुरुआत है वो किसने की थी, ये आइडिया जो है वो किसने दिया था? तो एक पाकिस्तान के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। उन्होंने सिद्धांत जो है वो दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और इसको सबसे पहली बार 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे जो है वो पेश किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो है वो पेश की गई थी। लेकिन ये कितने इंडिकेटर बेस्ड होता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंपोनेंट है वो नहीं है, जिसको देख के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो नहीं बनाया जाता, वो आपने मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जो है वो करोगे। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन इसी तरह से हमें सपोर्ट करना है, इसी तरह से आपने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखना है और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।